हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो अपनी सेकंड बुक है, इसका चैप्टर नंबर 4 यानी कि भारत के विदेश संबंध। इस चैप्टर को यहाँ पे हम डिटेल में करने वाले हैं और इस चैप्टर की जो पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डिटेल में अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में मिल जाएगा। आपको गूगल में जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। इसके बाद ये वेबसाइट आएगी, क्लास 12th में जाना है, ठीक है। आपको अपने सब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पे जाके आप अपना जो चाहते हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है हमारा क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से, इस पे जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, या जब भी हमारी लाइव क्लास होगी, उसकी कोई अपडेट होगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो टेलीग्राम में जरूर आप जुड़ जाइए, ठीक है। एक बार ना आप सिलेबस देख लो। देखिए 2024-25 का अगर हम सिलेबस देखते हैं तो उसमें ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। ये सारे टॉपिक जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे और जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो टॉपिक मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगा। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करना ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो आपके सामने जो लाइन है यहाँ पे, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। ये हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो था वो 1947 में आज़ाद हुआ था। लेकिन हमको यहाँ पे ये समझना है कि जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय दुनिया में क्या चल रहा था, यानी विश्व में क्या परिस्थिति चल रही थी, हमको ये समझना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं सभी कि भाई हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। लेकिन उस समय विश्व में क्या चल रहा था ये समझिए। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि दूसरा विश्व युद्ध, जो कि 1939 से लेके 45 था, ठीक है। 1939 से लेके 1945 ये दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। अब इसकी तबाही जो है वो पूरी दुनिया ने झेली थी। अब इसके आसपास यानी 45 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है और 47 में हमारा देश आज़ाद होता है। तो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के आसपास अपना देश आज़ाद हुआ था, हम ये मान सकते हैं। क्योंकि 45 में ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। एक बार विश्व युद्ध हो जाता है तो 50 साल लग जाते हैं उससे उभरने में। तो ये समझिए कितनी बड़ी समस्या थी। आगे देखते हैं, ठीक है। भारत जो है वो बहुत ही विकट और बहुत ही चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। दुनिया जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, दूसरा विश्व युद्ध जो है, इसकी तबाही से अभी बाहर निकली थी। और उसके सामने जो चुनौती थी वो पुनर्निर्माण की, यानी दुनिया को जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, अब दुनिया के सामने ये चुनौती थी कि वापस से उससे उभरना है, ठीक है, पुनर्निर्माण करना है। और इस समय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने का प्रयास भी हो रहा था। अब ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 वाला, तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, ठीक है। जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया था, यानी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। तो ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दुनिया को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जरूरत है, एक बड़े संगठन की जरूरत है जो लीग ऑफ नेशन से ज्यादा कामयाब रहे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यूएनओ की जरूरत यहाँ पे महसूस हो रही थी, ठीक है। आगे देखिए, इस समय एक और चीज हुई कि दुनिया में उपनिवेशवाद जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, ठीक है। उपनिवेशवाद का मतलब क्या है, देखो आपको पता है यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे देश थे जिन्होंने दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाया, ठीक है। इनमें जैसे कि आप ब्रिटेन मान लो, ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। स्पेन ने बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था, ठीक है। फ्रांस ने कई देशों को गुलाम बना रखा था। पुर्तगाल ने बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। तो आप इस तरीके से देखोगे तो यूरोप के कई सारे देश ऐसे थे जिन्होंने एशिया के देशों को और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बना रखा था, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद। अब भारत भी गुलाम था, भारत देखें तो भारत ब्रिटेन का गुलाम था, ठीक है। इसी तरीके से ब्रिटेन ने भारत के अलावा श्रीलंका को अपना गुलाम बना रखा है और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बना रखा है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद था, साम्राज्यवाद था। अब इसकी समाप्ति जो है वो धीरे धीरे होने लगी थी, ठीक है। पूरी दुनिया में क्या हो रहा था, उपनिवेशवाद धीरे धीरे खत्म होने लगा था, ठीक है। और देखते हैं आगे, नए देशों के सामने, यानी कि जो देश आजाद हुए इनसे, उनके सामने दो चुनौती थी। पहली चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की और दूसरी चुनौती थी अपनी जनता की भलाई करने की। क्योंकि भारत भी आजाद हुआ था तो भारत के सामने भी सेम यही चुनौती थी। अतः हम ये कह सकते हैं
कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत को जो जन्म हुआ है वो विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ है, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर है इसके कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में भारत का जन्म हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई है क्योंकि जो चैप्टर का बेस है वो यहीं से बनेगा, ताकि आपको समझ में आए कि भारत जो आजाद हुआ 1947, इतना आप जानते हो, लेकिन आपको ये भी जानना है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय दुनिया में क्या सिचुएशन चल रही थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था, दुनिया तबाही की से निकलने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, दुनिया में धीरे धीरे उपनिवेशवाद की समाप्ति होने लगी थी, नए नए देश आजाद होने लगे थे, उनके सामने क्या चुनौती थी, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए, ऐसे में भारत जो है वो अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य भारत ने सामने रखा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एक एक लाइन का एक एक शब्द का मतलब समझना है, क्योंकि आगे के जो टॉपिक है वो बिल्कुल सिंपल है, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये बेस है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, भारत आजाद हो चुका था 1947 में। अब भारत अपने तरीके से शासन चलाएगा, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज चले गए, अब भारत स्वतंत्र है तो अपने तरीके से शासन चला सकता है। तो भारत ने सोचा कि कैसी विदेश नीति बनाए, तो भारत ने अपनी विदेश नीति में ये पॉइंट रखा, यानी सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान, यानी सभी देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, भारत सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करेगा। संप्रभुता का सम्मान करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सभी देश अपने तरीके से रह सकते हैं, ठीक है, अपना जो कार्य है वो करें। हम किसी भी देश के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, उसकी पॉलिसी में, उसकी नीतियों में जाके दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है, सभी को हम समान मानेंगे। यही सारी चीजें थी इसमें। और शांति कायम करके, यानी दूसरों की संप्रभुता का सम्मान भी भारत करेगा, शांति कायम करेगा, इसके अलावा अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। ये नहीं कि बस दुनिया के लिए ही काम करेगा, खुद की सुरक्षा के लिए भी भारत काम करेगा। ये हमारी कुछ ना कुछ विदेश नीति के महत्वपूर्ण तत्व थे, ठीक है, उस समय। आगे देखते हैं फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है। अब यहाँ पे आपको समझना है विदेश संबंध, कि विदेश संबंध क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है पहले इसका नाम होता था भारत के विदेश संबंध, फिर भारत के एक्सटर्नल रिलेशन, और इसका एक बार और नाम चेंज हुआ है इस चैप्टर का, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ मिलता जुलता ही नाम था। तो यहाँ पे समझते हैं कि विदेश संबंध से क्या अभिप्राय है, इसको समझते हैं। विदेश संबंध का क्या मतलब होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, किसी देश की विदेश नीति दूसरे देश के साथ उनके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामरिक संबंध कैसे हैं, इससे रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, अब भारत के उसके पड़ोसी देशों से या दूर के देशों के साथ कैसे रिलेशन होंगे, भारत अपने पड़ोसी देशों से या दूर के देशों से कैसे संबंध रखना चाहता है, वो उसके विदेश नीति या उसके विदेश संबंध कहलाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब ये देखा जाएगा, जैसे मान लो किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं इसमें, भारत का चीन के साथ, मान लीजिए भारत का चीन के साथ कैसे संबंध है, तो वो उसकी विदेश नीति में आ जाएगा, यानी हमारे उसके कैसे आर्थिक संबंध है, क्या हमारा चाइना से व्यापार होता है या नहीं होता, आर्थिक में आ जाएगा। क्या हमारे नेता उनके नेताओं के यहाँ पे जाते हैं, मिलते हैं, कोई संधि समझौता होता है, वो राजनीतिक में आ जाएगा। सामाजिक संबंध, उनकी जनता हमारी जनता के बीच क्या कोई कुछ चीजें कॉमन है, ये सब सामाजिक संबंधों में आ जाता है। सामरिक संबंध, ठीक है, हथियार वगैरह लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, या कोई सैनिक प्रैक्टिस हो रही है साथ में, तो ये सब इसमें आ जाता है। तो यही देखा जाता है विदेश संबंध में, कि किसी देश के दूसरे देश के साथ संबंध कैसे हैं, ठीक है, हर देश के संबंध अपने अलग अलग तरीके से होते हैं दूसरे देशों के साथ। आगे देखते हैं। भारत ने अपनी विदेश नीति में सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान, शांति कायम करके अपनी सुरक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। सेम लाइन अभी हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, यस। तो यही वही है कि भारत ने क्या करा था, अपनी विदेश नीति में यह बात क्लियर कर दी थी कि हम दूसरे देशों के संप्रभुता का सम्मान करेंगे, किसी की भी पॉलिसी में दखलंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है, शांति स्थापित करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और अपनी सुरक्षा को भी का भी ध्यान हम रखेंगे, ठीक है, ये चीजें हैं। आगे देखते हैं। नेहरू जी की विदेश नीति के मुख्य तत्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मैं आपको जो जो बताते जा रहा हूं ना, मैं हर टॉपिक में बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप समझ लेना वो पेपर में आएगा। जिस टॉपिक को मैं नहीं बताता तो समझ लेना वो पेपर में उसके चांस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है कि नेहरू जी की विदेश नीति के मुख्य तत्व क्या है। तो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपको याद रखने। सबसे पहला पॉइंट है कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्योंकि आपको पता है हमारा देश गुलाम था, बहुत कठिन संघर्षों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो जो हमें आज़ादी मिली है, जो हमारी संप्रभुता है, उसको हमें आगे भी बचा कर रखना है।
पहला तो पॉइंट ये बनेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, इसको देखते हैं। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अब क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या है कि देश के टुकड़े नहीं होने देना, देश को जोड़ के रखना है, देश को बचा कर रखना है, ठीक है, तो इसे क्षेत्रीय अखंडता बोलते हैं। इसके बाद है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, यानी तीव्र गति से हमको अपना आर्थिक विकास करना है, यानी कि अपने देश में डेवलपमेंट भी करना है, अपनी क्षेत्रीय अखंडता को भी बचाए रखना है और अपनी संप्रभुत्ता को बचाए रखना है, यानी सीधे सीधे शब्दों में कि अपनी आज़ादी को बचाए रखना है, ठीक है, और अपनी अखंडता यानी देश को टूटने से बचाना है, ऐसा कह सकते हो, और देश का तेजी से आर्थिक विकास करना है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे थी। आगे चलते हैं। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझना, ठीक है। देखिए, भारत की विदेश नीति जो है उसके तत्व, अभी क्या था, नेहरू क्या चाहते थे, वो उस तरीके की बातें हैं। अब भारत की विदेश नीति में क्या क्या चीजें रखी गई इसको समझते हैं। सबसे पहला है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट। इसका मतलब क्या था कि देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 से लेके 1945 तक हुआ था, ये हमने पढ़ा था, समझा था, ठीक है। इसके बाद क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था तो दुनिया को दो महाशक्ति सामने आई थी। एक तरफ था यूएसए यानी कि अमेरिका, दूसरी तरफ था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। अब ऐसे में क्या होता है, इन दोनों महाशक्तियों ने दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया था, ठीक है। और ये बंटवारा कहां से शुरू हुआ था, यूरोप से। इन्होंने क्या करा, यूरोप में एक देश है जर्मनी, जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन। इन्होंने क्या करा, बर्लिन में एक दीवार बना दी, ठीक है, जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता है। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी, अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है। तो बर्लिन की दीवार बना दी गई, एक तरफ हो गया यूएसए और एक तरफ हो गया यूएसएसआर, यानी दुनिया को 2 गुटों में इन्होंने बांट दिया। एक हो गया यूएसए अमेरिका वाला, एक यूएसएसआर वाला, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब दुनिया के जो भी देश थे ना, उनके पास यही ऑप्शन था, या तो अमेरिका में शामिल हो जाओ या फिर सोवियत संघ में शामिल हो जाओ। अब भारत जैसे देशों के लिए समस्या, भाई हमारा देश तो आजाद हो रहा है 1947 में। अब हमारे सामने ये समस्या है कि वैसे भी हम 200 सालों की गुलामी और उससे पहले मुगलों की गुलामी झेलते आए हैं, ठीक है, 1000 साल से हम गुलाम हैं। इसके बाद अब हम क्या करें भाई, दोबारा से कहीं ना कहीं अगर हम 47 के बाद इन गुटों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम फिर से गुलाम हो जाएंगे, हमारे सामने फिर से वही गुलामी का खतरा हो जाएगा। तो भारत ने डिसीजन लिया कि भारत क्या करेगा, ना तो अमेरिका में शामिल होगा ना ही सोवियत संघ में शामिल होगा, इन दोनों गुटों से अलग रहेगा। गुटों से अलग रहने को ही गुट निरपेक्षता कहा जाता था, ठीक है, नॉन अलाइंग मूवमेंट, यानी कि हम ना तो अमेरिका में जाएंगे ना सोवियत संघ में जाएंगे, हम एक अलग ही गुट बना लेते हैं जिसको गुट निरपेक्षता कहा जाता था। इसमें भारत शामिल था, भारत जैसे और भी कई सारे देश इसमें शामिल होते गए, ठीक है। शुरू में इसमें कम देश थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे देश आजाद होते गए वो सारे के सारे इसमें शामिल होते गए। तो तीसरा जो गुट बन गया इसको कहा जाता था गुट निरपेक्षता, ठीक है। तो भारत ने इसको अपनाया, यह हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना। ये तो आप आराम से समझ जाओगे, इसमें कुछ है ही नहीं कि जब भी कभी विवाद होता है तो उसको लड़ाई झगड़े से सुलझाने से ज़्यादा बेटर होता है कि हम उसको बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए सुलझा लें, ठीक है। फिर साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, बिल्कुल भारत ने सदैव साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की जो विचारधारा थी इसका खुलकर विरोध करा था, क्योंकि भारत खुद गुलाम रह चुका था, इस चीज का शिकार था, इसलिए भारत इसका विरोध करता है। वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की विचारधारा है, भारत ने दुनिया को ये विचारधारा दी है कि पूरी दुनिया जो है एक परिवार है, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है हमारी भारत की विचारधारा। फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र और सक्रिय भागीदारी निभाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और पंचशील समझौता, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, चाइना वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारी विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसको आपको याद रखना है, पेपर में आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। अभी तो मैंने आपको ये नीति बता दी, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो दुनिया जो थी 2 गुट में बट गई थी, ठीक है, और दोनों गुट अपने आप को, ऐसे में भारत ने क्या करा था, दोनों गुटों से यानी यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही ग्रुप से अपने आप को अलग रखा था, ठीक है। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी और अपने अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से लेने में भारत सक्षम हो पाया। इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा
कि भारत बिल्कुल स्वतंत्र था, अपने फैसले वो खुद से ले सकता था, ना उस पर अमेरिका का दबाव ना उस पर सोवियत संघ का दबाव। ये फायदा था गुटनिरपेक्ष होने का। भारत ने नव स्वतंत्र देशों को भी गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल किया, ठीक है। जो नए नए देश आजाद हो रहे थे, भारत तो उसमें शामिल था ही। भारत ने भी क्या कहा, ना तुम अमेरिका में जाओ ना तुम सोवियत संघ में जाओ, आओ हमारे पास गुटनिरपेक्षता वाले गुट में हम शामिल हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो भारत ने जो नए नए देश आजाद हो रहे थे उनको भी इसमें शामिल कर लिया। आगे देखते हैं, भारत दोबारा से गुलाम नहीं होना चाहता था, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर दोबारा से वो किसी अमेरिका या सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाता तो फिर से उनकी बात माननी पड़ती है, एक तरह से गुलामी ही थी ये। इसलिए भारत ने दोनों खेमों से दूरी बना ली और अपने आप को नाटो और वारसा संगठन से दूर रखा। अब ये नाटो और वारसा क्या है, देखो नाटो जो है अमेरिका का सैन्य संगठन था और वारसा जो था वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का सैनिक संगठन था, और भारत ने अपने आप को दोनों ही इन सैन्य संगठनों से अपने आप को दूर रखा था। भारत ने हमेशा से विभिन्न देशों के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया, सबसे मित्रता करी, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, ये इसलिए रखा है मैंने क्योंकि ये टॉपिक जो था पहले आपके जब वन लाइनर क्वेश्चन आते थे वहां पे बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अब ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में तो एमसीक्यू आते हैं। एक नंबर में आ सकता है कि ये जो आईएनए है जिसको इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है, इसका गठन जो है वो किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। याद रखना है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि भारत ने अपने आप को दोनों गुटों से दूर रखा, इससे फायदा भारत को ये हुआ कि वो स्वतंत्र रह के अपने फैसले ले सकता था, उसको जो सही लगेगा वो करेगा, जो नहीं सही लगेगा वो नहीं करेगा। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिए 1956 में ब्रिटेन ने क्या करा, सुएज नहर के मामले में मिस्र पर आक्रमण कर दिया। भारत ने इसका विरोध किया, ठीक है, भारत ने इसका खुलकर विरोध किया था। ये है भारत का फैसला। इसी साल सोवियत संघ ने क्या करा, हंगरी पे आक्रमण कर दिया, लेकिन भारत ने इसकी खुलकर विरोध नहीं करा, भारत ने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही इसकी किसी प्रकार की सार्वजनिक निंदा करी भारत ने। तो इससे क्या पता लगता है कि भारत अपने फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया, क्योंकि वो गुटनिरपेक्ष था। एक तरफ वो किसी का विरोध कर रहा है तो दूसरी तरफ वो किसी का विरोध नहीं भी कर रहा है। यही होता है स्वतंत्र होकर फैसले लेने की पावर, ठीक है। आगे देखो, पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के ज्यादा करीब आ रहा था, धीरे धीरे अमेरिका के नजदीक जा रहा था, और पाकिस्तान जो है अमेरिकी सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। इसलिए अमेरिका से भारत के संबंध में इस समय खटास आ गई थी, क्योंकि भाई पाकिस्तान और भारत के बीच में तनातनी रहती थी, अमेरिका कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करता था, इसलिए भारत और अमेरिका के रिलेशन यहाँ पे खराब हो गए थे। दूसरा, एक तो ये कारण था भारत अमेरिका के रिलेशन खराब होने के। दूसरा कारण देखो, भारत जो था वो सोवियत संघ का मित्र था। अब आपको पता है यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है आप अच्छे से जानते हो। ऐसे में भारत की दोस्ती यूएसएसआर के साथ है, तो जाहिर सी बात है यूएसए अपने से नाराज तो होना ही था, तो ये भी हो गया। आगे चलते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं। एफ्रो एशियाई समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, नेहरू जी ने, ठीक है, नेहरू जी के दौर में भारत ने अफ्रीका और एशिया के जो नए स्वतंत्र देश थे उनके साथ संबंध बनाए, संपर्क किया, ठीक है। 1950 के दशक में, एफ्रो एशियाई का मतलब है एफ्रो से अफ्रीका और एशियाई से एशिया, ठीक है। 1950 के दशक में, दशक का मतलब होता है 1950 से लेके 60 यानी 10 साल, ठीक है। 1950 के दशक में नेहरू ने एशियाई एकता को बहुत महत्व दिया, और भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था उस समय में। नेहरू जी ने 1947 के मार्च महीने में, क्यों आपको पता है 1947 में अगस्त में भारत आजाद हुआ था, लेकिन उससे पहले ही मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन भारत ने करवाया, ठीक है। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भी प्रयास करे, क्योंकि इंडोनेशिया जो था ये भी गुलाम था, भारत ने इसकी आज़ादी के लिए भी क्या किए थे, प्रयास किए थे, ठीक है। आगे देखिए, औपनिवेशीकरण का खुलकर विरोध किया। इंडोनेशिया के शहर बॉन्डुंग में 1955 में एक सम्मेलन होता है जिसको एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहा जाता है। तो ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा, एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ, ऑप्शन में दे देंगे 1945, 1950, 1955, इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। इसको बॉन्डुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एफ्रो एशियाई सम्मेलन को बॉन्डुंग सम्मेलन भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्डुंग में हुआ था, ठीक है, इस जगह पे हुआ था इसलिए। और इसी सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हुई थी गुटनिरपेक्षता की।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो था वो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, सितंबर में। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत और चाइना के बारे में। तो इंडिया और चाइना के कैसे रिलेशन है, किन चीज़ों पर इनका विवाद है, इसको देख लेते हैं। तो आप मैप में देख रहे हैं, ये भारत है, भारत के ऊपर, ठीक है, ये नेपाल के ऊपर देखोगे तो तिब्बत आता है, और यहाँ पे आपको ये चाइना दिखता है, यानी भारत और चाइना के बीच में तिब्बत भी है। तो ये तिब्बत क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे ना तिब्बत का भी एक टॉपिक आएगा, तो आप यहीं पे समझ लो, भारत चाइना और बीच में तिब्बत, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, चीन और भारत जो है दोनों पड़ोसी देश हैं, आपने मैप में देख लिया है। चीनी क्रांति जो है वो 1949 में हुई थी, यानी 1949 में हुई थी। भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते की जो शुरुआत करी थी वो दोस्ताना तरीके से की थी, लेकिन चीन ने क्या करा, भारत के साथ विश्वासघात किया। 1962 में, 1962 में भारत पे क्या करा, इन्होंने आक्रमण कर दिया। इसके बाद कुछ समय तक दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे वो सामान्य नहीं रहे, ठीक है, बातचीत बंद हो गई। लेकिन दोनों तरफ से राजनीतिक नेतृत्व बदला, हमारे यहाँ पे जो नेता थे उनके वहाँ से भी दूसरे नेता बदले। तो इस तरीके से फिर उन्होंने आगे जाके क्या करा, संवाद स्थापित किया, यानी बातचीत की शुरू की। दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे के देशों का दौरा किया, दोनों देशों के बीच में आपसी व्यापार बढ़ गया, और विवादित मुद्दों पर दोनों देश जो है वो बातचीत करके उसको सुलझाने के लिए तैयार भी हो गए, ठीक है। भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ, पंचशील समझौता, जिसमें 5 प्रमुख बात थी, ठीक है। ये कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 में ये समझौता हुआ था। और इस समझौते में भारत की तरफ से नेहरू शामिल थे, और चाइना की तरफ से चाउ एन लाई जो है ये शामिल थे। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। ये तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ सीधा सीधा पढ़ लेना है, कुछ भी डिटेल में नहीं जानना है। मेन जो टॉपिक आएगा ना आपका वो आगे आएगा, ठीक है। देखते हैं, तिब्बत का मुद्दा देखते हैं। अब देखो, इंडिया, तिब्बत, चाइना। अब समझते हैं तिब्बत का मुद्दा। तिब्बत जो है भारत और चाइना के बीच में विवाद का एक मुद्दा रहा है। समय समय पे क्या करा, चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया। कई बार चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया, वहां पे अपनी सेना भेजी, ठीक है, ये सब चलता रहा। 1950 में चीन ने क्या करा, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के जो लोग थे वो चीनी कब्जे का विरोध करते थे, वो चीन को पसंद नहीं करते थे। 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौते पे हस्ताक्षर हुए, और इसमें एक बात ये भी थी, पांच बातें थी। इसमें एक बात ये थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। इन 3 लाइनों को थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि आगे विवाद का कारण जो बना वो इसमें से ही एक पॉइंट था। कैसे बना इसको समझते हैं। देखिए, चीन ने इस प्रावधान का मतलब ये लगा लिया कि भारत ने तिब्बत पर चीन की जो दावेदारी है उसको स्वीकार कर लिया है, यानी अगर चाइना तिब्बत पे कुछ भी करेगा तो भारत कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा चाइना ने सोच लिया, क्योंकि हमने उसके साथ पंचशील समझौता कर रखा है। लेकिन वो ये नहीं समझा कि भाई ठीक है, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना ठीक है, लेकिन तुम किसी पे नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी को, ठीक है, बार बार उस पर कब्जा कर रहे हो, तो भारत इस चीज को नहीं पसंद कर रहा था। तो यहाँ पे बाद में एक विवाद का कारण बना था। 1956 में क्या होता है, चीनी शासनाध्यक्ष जो थे चाउ एन लाई भारत के दौरे पे आए थे, और इनके साथ ही तिब्बत के जो धार्मिक नेता हैं जिनको दलाई लामा कहा जाता है, ये इनकी फोटो है, तो दलाई लामा जो थे वो भी कहीं ना कहीं भारत आए। इन्होंने तिब्बत की जो बिगड़ती हुई हालत है उसकी जानकारी दी नेहरू को, ठीक है, और चाइना ने उनको आश्वासन दिया कि तिब्बत जो है उसको हम स्वायत्ता दे देंगे, ठीक है, बाकी जैसे हमने चाइना के क्षेत्रों को दे रखे उससे ज्यादा स्वायत्ता हम इसको दे देंगे। 1958 में चीन ने जो कब्जा कर रखा था उसके खिलाफ तिब्बत के लोगों ने विरोध कर दिया, और ये विद्रोह जो था यह सशस्त्र विद्रोह था, यानी खूब लड़ाई झगड़ा हो गया इनके बीच में। और इसमें क्या था, चीन की सेना आ गई और उसने इस विद्रोह को दबा दिया, लोगों को मारा पीटा, लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है। स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इसको देखकर तिब्बत के जो नेता थे दलाई लामा, वो तुरंत भारत में आ गए और उन्होंने भारत से शरण मांग ली 1959 में। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये थी स्टोरी, यानी कि चाइना कहीं ना कहीं तिब्बत को परेशान कर रहा था, तिब्बत पे अपना कब्जा दिखा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से वहां के नेता आ गए भारत में, भारत ने उनको शरण दे दी। अब भारत ने शरण दे दी उनको, तो इस बात से चाइना जो है नाराज हो गया, ठीक है। भारत ने दलाई लामा को शरण दी, चीन ने भारत के इस कदम का खूब विरोध करा।
पिछले 50 सालों में बड़ी संख्या में तिब्बत की जनता जो है वो भारत और दुनिया के अन्य देशों में जा रही है, क्योंकि चाइनीज उनको मारने लगे। अब वहां की तिब्बत की जनता भारत में आने लगी, तो अब भारत भी तो इसका विरोध करेगा, इसलिए भारत ने इसका कहीं ना कहीं विरोध करा था। ठीक है। और जब भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ रख लिया तो चाइना इसका विरोध करने लगा। भारत में अगर आप दिल्ली में देखोगे, दिल्ली में तिब्बती जो लोग हैं उनकी बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, और खासकर आप मोनेस्ट्री अगर गए हो दिल्ली में, तो मोनेस्ट्री में आप देखोगे सारे तिब्बती आपको देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला नाम की जगह है, यहाँ पे भी तिब्बतों की सबसे बड़ी शरणार्थियों की बस्ती है, यहाँ पे रहते हैं। और जब भी दलाई लामा आते थे वो धर्मशाला में ही ठहरते थे। ठीक है। हिमाचल में धर्मशाला नाम की जगह है, धर्मशाला का मतलब वो धर्मशाला नहीं है, उस जगह का नाम ही धर्मशाला है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये सब मुद्दा हुआ। अब आगे देखो, भारत और चीन 1962 में इन दोनों के बीच में हो जाता है युद्ध। इसको समझिए। तो बैकग्राउंड तो वहीं बन चुका है कि विवाद हो गया था। किस बात को लेके विवाद हो गया था? दलाई लामा को लेके भारत चीन के बीच में विवाद पहले से हो चुका है, 1959 में हो चुका है। उसके बाद 1962 में चाइना ने क्या करा? भारत पे आक्रमण कर दिया। चीन ने अक्टूबर 1962 में दोनों विवादित क्षेत्रों में, अब भारत और चीन के बीच में कुछ क्षेत्रों पे विवाद है। एक तो जो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला इलाका है, वहां पे जो अक्साई चीन जिसको कहा जाता है, उस पे चीन ने कब्जा किया। ठीक है, उस पे विरोध चल रहा था। फिर दूसरा जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत में जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, उस अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना कहीं ना कहीं अपना दावा करता है, तो उसको लेकर भी विवाद था। तो चीन ने क्या करा? अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों जगह पे आक्रमण कर दिया, शुरू कर दिया। पहला हमला जो है वो 1 हफ्ते तक चला, और चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पे घुस गई और वहां पे हमला कर दिया। फिर अक्टूबर में ये हमला शुरू हुआ था, फिर उसके बाद नवंबर महीने में दोबारा से अगला हमला शुरू हो गया। लद्दाख वाला जो हिस्सा है वहां पे भारतीय सेना कहीं ना कहीं कामयाब रही उनको, उनकी बढ़त को रोकने में, लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, अरुणाचल प्रदेश वाला है, वहां पे नहीं रोक पाई। वहां पे वहां की सेना जो थी चीन की, वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में घुसी और असम तक पहुंच गई। ठीक है, चाइना की सेना। फिर लास्ट में क्या होता है? चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेना जो थी वापस से लौट गई। तो इस तरीके से भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया। अब मेन बात ये बनती है कि जब भारत और चीन का युद्ध हो गया तो उसके क्या प्रभाव पड़े, तो इसके भयंकर प्रभाव पड़े, ये समझिए। चीन युद्ध से भारत की जो छवि थी, भारत की जो इमेज थी, वो दुनिया में, देश में तो खराब हुई, विदेशों में भी खराब हुई। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। ठीक है, भारत ने इनसे मदद मांगी, लेकिन कोई खास इनको मदद मिली नहीं। सोवियत संघ जो था वो इस संकट की घड़ी में भारत से तटस्थ रहा, उसने कुछ भी इंटरफेयर नहीं करा। अब चाइना ने भारत पे आक्रमण करा, सोवियत संघ चुप क्यों था? क्योंकि दोनों ही कम्युनिस्ट देश हैं। कल मैंने आपको वामपंथी पढ़ाया था, मैंने बताया था वामपंथी ऐसे होते हैं, तो वामपंथी ऐसे ही होते हैं। क्योंकि सोवियत संघ भारत का मित्र है, लेकिन वो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको पता है चाइना क्या है, कम्युनिस्ट देश है। ठीक है, हालांकि बेशक से आपस में ना बनती हो इनकी, लेकिन फिर भी उस मामले में वो दूर रहा। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची। ठीक है, राष्ट्र भावना पनपी, लोगों में चीन के प्रति नफरत आई। ठीक है, कुछ प्रमुख सैन्य कमांडर जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया या फिर वो अवकाश पे चले गए। नेहरू के नजदीकी सहयोगी जो थे, जो रक्षा मंत्री थे, वी.के. कृष्ण मेनन, इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया, मंत्रिमंडल को छोड़ दिया। ठीक है, नेहरू की बहुत अच्छी इमेज थी हमारे देश में, बहुत अच्छी इमेज थी, नेहरू करिश्माई नेता, ये वो। ठीक है, लेकिन इस घटना के बाद नेहरू की जो इमेज है वो धूमिल हो गई थी, मिट्टी में मिल चुकी थी। चीन के इरादों को समय रहते नहीं समझ पाए नेहरू जी, इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने तो उनको कम से कम 20 साल पहले ही समझा दिया था कि चाइना जो है भाई अच्छा नहीं है, चाइना हमारे लिए फ्यूचर में एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो चाइना के वहां पे अपनी सिक्योरिटी को मजबूत रखो, चाइना से ज्यादा दोस्ती भी मत करो, थोड़ा सोच समझ के रहो। लेकिन नेहरू जी कहते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है चाइना। ठीक है, वो मानते नहीं थे। तो बाद में यही हुआ, जब ये सब हुआ ना, तो फिर नेहरू की बहुत आलोचना हुई, बहुत आलोचना हुई। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा में बहुत बहस हुई कि भाई नेहरू कर क्या रहे थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे और किसी ने हम पे आक्रमण कर दिया, हमें कुछ पता ही नहीं है और हम हार गए। तो इस सब चीज को लेकर बहुत बहस हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव जो हुए थे वहां पे कांग्रेस हार गई, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। देश के राजनीतिक मानस जो था वो बदलने लगा था, यानी लोग समझने लगे थे कि नेहरू जितने करिश्माई नेता हमको पढ़ाया गया है, नेहरू बहुत करिश्माई थे, रियल में नेहरू उतने करिश्माई नहीं थे, जो कि इन घटनाओं से यहाँ पे पता लग जाता है। ठीक है, आगे देखो, भारत चीन संघर्ष का एक असर हमको विपक्षी दलों पे, विपक्षी पार्टियों में भी देखने को मिला।
इस युद्ध में क्या होता है, चीन और सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके अंदर उठापटक मच चुकी थी। सोवियत संघ, अब देखो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है, हिंदी में बोले तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, ठीक है, शॉर्ट में उसको भाकपा भी कहा जाता है। देखो क्या होता है यहाँ पे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसमें उठापटक मच जाती है, ठीक है, और एक मतलब इसमें दो धड़े बन जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई, दो हिस्से हो गए। एक तो हो गई भाकपा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही कहलाती है अभी भी टूटने के बाद भी, ठीक है। ये जो थी ये कहीं ना कहीं भाकपा जो है वो सोवियत संघ को सपोर्ट करती है, ठीक है, यूएसएसआर को सपोर्ट करती है और इसने कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई। अब यहाँ पे एक चीज समझना, कांग्रेस प्लस सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी प्लस कांग्रेस एक साथ है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा खेमा जो कि सोवियत संघ को नहीं पसंद करता था वो चीन को पसंद करता था। किसको पसंद करता था, चीन को। समझिए, सोवियत संघ एक तरफ और चाइना एक तरफ। कुछ लोग ऐसे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के जो सोवियत संघ को पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन को पसंद करते हैं। जो लोग चीन को पसंद करते हैं वो दूसरा धरा बन गया इसका, ठीक है, और ये कांग्रेस से दूर हो गया। अब मैं आपको दिखा, अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि 1964 में जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये दो हिस्सों में टूट जाती है। एक तो वो हो जाता है जो चाइना को सपोर्ट करता है एक हिस्सा सोवियत संघ को, ठीक है। चाइना को जो सपोर्ट करता है वो यहाँ पे क्या बन जाता है, CPIM, ठीक है, उसको कहा जाता है CPIM। एम का मतलब मार्क्सवादी, ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा के है। तो ये था। अब यहाँ पे देखो जो लोग, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, जो मैं इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताना ही भूल रहा था। एक चीज ये है कि चीन ने क्या करा, भारत पे आक्रमण करा, ठीक है, क्लियर है, भारत को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी कुछ वामपंथी ऐसे थे जो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, यानी चीन ने भारत को नुकसान पहुंचाया लेकिन वो चीन को ही अच्छा बता रहे हैं। तो ऐसे लोग जो चीन का पक्ष ले रहे थे यानी चीन को सपोर्ट कर रहे थे, जिन पे ऐसे आरोप थे, उनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो ऐसे होते हैं वामपंथी, जो मैं आपको कल बता रहा था। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छा बताती है लेकिन रियलिटी कुछ इस प्रकार से है। आगे देखो, भारत और चीन के बीच में विवाद के कारण, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि विवाद में एक सीमा विवाद लिखना है, पेपर में आए, लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में विवाद है। दूसरा, दलाई लामा को जब भारत ने शरण दे दी थी, इसकी वजह से चाइना नाराज हो गया था, तो ये एक विवाद का कारण है। फिर चीन का अचानक से भारत पे हमला करना, ये विवाद का कारण है। और सबसे बड़ा कारण है, आज के समय में चाइना जो है पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट करता है, ठीक है, तो ये भी एक कारण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, भारत और पाकिस्तान के संबंध। इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आराम से समझ लेते हैं। देखिए, आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक थे। भारत से ही तो टूट के बना है ना, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब दोनों देश अलग हो गए। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो है हमेशा से तनातनी वाले रहते हैं, सिंपल है बिल्कुल। दोनों देश के बीच में आज तक 4 युद्ध हुए हैं और दोनों देश के बीच में कुछ समझौते हुए हैं। तो 4 युद्ध कौन कौन से हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए हैं, इसको देख लेते हैं। पहला युद्ध तो 1947-48 में ही हो गया था, कश्मीर के मुद्दे को लेकर, ठीक है। दूसरा युद्ध जो हुआ था 1965 में हुआ था। इस समय में लाल बहादुर शास्त्री जो थे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान की तरफ पे से भारत पे आक्रमण कर दिया था। गुजरात में रण में एक जगह एक कक्ष, वहां से आक्रमण हुआ था। तीसरा जो है 1971 का बांग्लादेश संकट या बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर हुआ था। फिर कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। तो ये चारों युद्ध आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के मुख्य कारण क्या है। तो इसमें है सीमा विवाद, ठीक है। देखो, पीओके, भारत का जो कश्मीर था उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसको पीओके कहा जाता है। ये विवाद का कारण है। कश्मीर को लेकर विवाद रहता है। फिर कश्मीर विवाद जो हो गया, ठीक है। सर्किक रेखा विवाद, गुजरात में रण में कक्ष में एक जगह है सर्किक रेखा, वहां को लेकर विवाद है। आतंकवाद का मुद्दा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खूब आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है जो भारत में नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर अलगाववाद जो है उसको पाकिस्तान की तरफ से बढ़ावा, जैसे कि खालिस्तानी है उनको सपोर्ट कर देते हैं या आतंकवादियों को सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कुछ विवाद के कारण है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ संधियां भी हुई है, समझौते याद रखना। जैसे कि 1960 में एक संधि हुई थी जिसको सिंधु नदी जल बंटवारा संधि कहा जाता है, जो विश्व बैंक के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। तो पहला आपको ये याद रखना है। फिर 1965 में हुआ था दूसरा युद्ध, याद रखना है आपको। कैसे याद रखने का तरीका आपको पता है? 1965 में
ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक उसके साल, एक साल के बाद यानी 1966 में ताशकंद समझौता हो गया। फिर एक 1972 में शिमला समझौता हुआ था। इसको भी याद करने का तरीका, 1971 में जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश संकट, ठीक उसके एक साल के बाद यानी 1972 में शिमला समझौता हो गया। तो ये दोनों चीजें साथ के साथ याद रखनी है। फिर क्या है, दिल्ली लाहौर बस समझौता, जो कि कई बार निलंबित भी हो चुका है। हालांकि आप ये मत याद करना क्योंकि आपकी बुक में भी नहीं दे रखा, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप ये 3 पॉइंट जो है ये याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत को अपने रक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले लेने की जरूरत पड़ी। तो ऐसे में भारत ने क्या करा, रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना करी, जो कि 1962 में की थी। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई थी, जो कि 1965 में की गई थी। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, इसलिए आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश संकट, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। 1971, अब ये देखिए, ये भारत है, पाकिस्तान भी पहले भारत का ही हिस्सा होता था, और बांग्लादेश जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये भी भारत का हिस्सा होता था। लेकिन देश का बंटवारा हुआ तो इधर ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, ठीक है। तो ये पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश में क्या संकट आया, इसको समझते हैं। तो देखिए 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, और जिसको बांग्लादेश संकट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, यानी ये वाला पाकिस्तान इनको दबा रहा था, इन पे दबाव डाल रहा था। ये बंगाली मुसलमान थे, ठीक है, बंगाली मुस्लिम थे। ये कहीं ना कहीं जो वो वाला पाकिस्तान है वो इनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे और वहाँ की जो सेना थी वो पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों के साथ बेकार व्यवहार कर रहे थे, दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे थे। पश्चिमी पाकिस्तान जबरन जो बंगाली मुसलमान थे उन पे उर्दू भाषा थोप रहे थे और उनकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। इसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान वाले जो हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। फिर क्या होता है, चुनाव हो जाता है दोनों तरफ। जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीत जाती है, और जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ पे शेख मुजीब जो थे, शेख मुजीबुर रहमान, इनकी पार्टी आवामी लीग जीत जाती है। जब इनकी पार्टी जीत जाती है तो ये पश्चिमी पाकिस्तान वाला जुल्फिकार को ये चीज़ पसंद नहीं आती, ठीक है, वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने क्या करा, 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार करवा दिया। अब गिरफ्तार करवा दिया तो भाई लोगों पे जुल्म ढाने लगे, लोगों को मारा जाने लगा, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अमेरिका और चाइना जो है सपोर्ट कर रहे थे ताकि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये सब चल रहा था। तो जवाब में क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान की जनता जो थी वो अपने इलाके में, जो बांग्लादेश है आज के समय में, इसको कहीं ना कहीं मुक्त कराने के लिए विरोध करने लगी, यानी कि संघर्ष हो गया। फिर 1971 में पूरे साल ऐसे ही चलता रहा। 80 लाख के करीब शरणार्थी भारत में आ गए। अब भारत को इनका बोझ ढोना पड़ा। तो ऐसे में भारत ने क्या करा, कहीं ना कहीं बांग्लादेश की, ये जो बांग्लादेश तो बाद में कहलाता है, पूर्वी पाकिस्तान कह लो इसको, पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति संग्राम के लिए भारत ने भी इनको सपोर्ट कर दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, करो तुम। तो फिर इस तरीके से क्या हुआ, पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो गया। पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा था कि भारत उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना ये तीनों सपोर्ट में थे। तो इन तीनों की धुरी बन रही थी एक दूसरे के साथ। भारत ने इस चीज को समझ लिया, तो भारत ने क्या करा, सोवियत संघ के साथ 20 साल की एक संधि कर ली, ठीक है, इससे दोस्ती कर ली। और इसके तहत उसको आश्वासन मिला कि अगर ये हमला करते हैं तो सोवियत संघ क्या करेगा, हमारी मदद कर देगा। 1971 में क्या हुआ, दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया खुलकर, और इसकी वजह से एक नया देश बना जिसको कहा जाता है बांग्लादेश, ठीक है। तो पाकिस्तान के लड़ाकू विमान पंजाब और राजस्थान पर हमला करने लगे, ठीक है। फिर सेना ने जम्मू कश्मीर से अपना मोर्चा खोला और दोनों के बीच में खूब लड़ाई हुई। एंड में जाके भारतीय सेना जो थी उसने ढाका को हर तरफ से घेर लिया और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक नया देश बन गया पूर्वी पाकिस्तान, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, अब वो क्या कहलाया जाने लगा, बांग्लादेश, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये केवल पाकिस्तान की हार नहीं थी, ये अमेरिका और चाइना की भी हार थी, क्योंकि वही जानबूझ के उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो उसी का बदला आप देख रहे हो ना, बांग्लादेश बना। और अभी आप देख रहे हो शेख हसीना, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, उनका तख्ता पलट कर दिया गया है। वो भारत में शरणार्थी बन के रह रही है, भारत में शरण रह के रह रही है। अमेरिका को जो उस समय में इंदिरा गांधी के द्वारा जो चोट दी गई थी, उसी का बदला आज के समय में दोबारा अमेरिका ने ले लिया और वहाँ पे सरकार को पलट दिया। जो आज के समय में आप देख रहे हो वो चीज़ें अमेरिका के द्वारा करवाई गई है, और आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें अमेरिका के द्वारा करवाई गई है, ठीक है। तो इसे याद रखना। बाद में क्या होता है, 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में एक समझौता होता है जिसको शिमला समझौता कहा जाता है। अगला टॉपिक है भारत की परमाणु नीति, ठीक है। भारत की परमाणु नीति पे क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको याद रखना। भारत ने 1974 में मई महीने में परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था, राजस्थान में किया था, राजस्थान के पोखरण में किया था, ठीक है।
नेहरू जी जो थे वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी पे विश्वास जताते थे। और भारत की परमाणु नीति की शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में ही हो चुकी थी। किसके नेतृत्व में? होमी जहांगीर भाभा, ये याद रखना नाम, ये पेपर में आता है कई बार। भारत जो है वो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाना चाहता था। ठीक है, भारत की परमाणु नीति क्या है याद रखना, इस ये भी क्वेश्चन आता है, दोनों टॉपिक में से आते हैं। हमारी परमाणु नीति ये है कि हम अपनी खुद की रक्षा करने के लिए परमाणु हथियार को रखेंगे। ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की रक्षा के लिए। फिर हम कभी भी इन हथियारों का प्रयोग पहले से नहीं करेंगे, कभी भी हम पहले से किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे। परमाणु अप्रसार संधि का भारत ने खुल के विरोध किया 1968 में। परमाणु अप्रसार संधि लाई जा रही थी जिसके तहत भारत को परमाणु हथियार रखने से रोका जा रहा था, दुनिया के देशों को रोका जा रहा था, तो भारत ने इसका विरोध करा। शांति उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति भारत बनाना चाहता था और निरस्त्रीकरण के लिए भी भारत तैयार था। ठीक है, यहाँ पे ये सब हो गया, लेकिन अब एक चीज और याद रखनी है, ये है पुरानी नीति। इस नीति में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले क्या था, हम कभी भी परमाणु हथियारों का या हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारी विदेश नीति में था। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब जो मोदी जी की सरकार थी उन्होंने एक फैसला लिया था कि हम इस चीज पे विचार कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि हमें किसी पे आक्रमण करना है फ्यूचर में या कभी भी, तो हम इस नीति पे सोच सकते हैं, इस पे विचार कर सकते हैं, इसको बदल भी सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं सारे टॉपिक आपको कराए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बाकी समरी करवाई है। इतना ही आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आपको यहाँ पे बताई गई। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। ठीक है।